गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। तो बेटा आज मैं हाइड्रोकार्बन में सेकेंड चैप्टर जो है, हाइड्रोकार्बन का जो सेकेंड पार्ट है वो डिस्कस करने जा रहा हूं। एल्कीन का डिस्कशन फिनिश हो चुका है, अब हम लोग एल्कीन को स्टार्ट कर रहे हैं। तो एल्कीन और इसको बोलते हैं ओलिफिन। ओलिफिन, एल्कीन और ओलिफिन। तो अब देखो बात आती है कि व्हाई एल्कीन्स आर आल्सो कॉल्ड ओलिफिन्स। तो ओलिफिन का मतलब होता है, ओलिफिन मीन्स ऑयली। ओलिफिन का मतलब होता है ऑयली। तो स्टार्टिंग में जो एल्कीन डिस्कवर किए गए उनका अपीयरेंस जो है वो ऑयली अपीयरेंस मिला, इसलिए एल्कीन को ओलिफिन बोला गया। तो आप इस बात को नोट कर लो, ड्यू टू ऑयली अपीयरेंस, ड्यू टू ऑयली अपीयरेंस, ड्यू टू ऑयली अपीयरेंस ऑफ initially known alkene, due to oily appearance of initially known alkene, due to oily appearance of initially known alkene, they are also called olefin. Due to oily appearance of initially known alkene, they are also called olefin. ठीक है। तो अब देखो बात आती है कि एल्कीन को हम प्रिपेयर कैसे करेंगे। तो आप लिखो जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो आप देखोगे एल्कीन प्रिपरेशन के लिए जो ज्यादातर मेथड्स जो हम कंसीडर करते हैं, जो मेजॉरिटी ऑफ मेथड्स हम कंसीडर करते हैं, वो एलिमिनेशन मेथड होते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन के थ्रू मोस्टली एल्कीन को प्रोड्यूस किया जाता है। बट एलिमिनेशन के अलावा भी कुछ ऐसी रिएक्शंस हैं जो या तो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं या जो है अभी हम डिस्कस करेंगे। वो एलिमिनेशन के अलावा रिएक्शंस हैं जिनमें एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। तो पहले मैं उन रिएक्शंस को कवर कर रहा हूं जो अदर देन एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इसमें फर्स्ट रिएक्शन आप लिखो एल्कीन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, नंबर 1 बाय पार्शियल hydrogenation, by partial hydrogenation of alkyne, by partial hydrogenation of alkyne। तो अगर हमें एल्कीन को प्रोड्यूस करना है तो एल्काइन का पार्शियल हाइड्रोजनेशन के थ्रू एल्कीन को प्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, तो आप इसमें नोट करो, लिखो when alkyne is treated with, when alkyne is treated with specially prepared hydrogenation catalyst, specially prepared hydrogenation catalyst, when alkyne is treated with specially prepared hydrogenation catalyst, then alkene is obtained,
When alkyne is treated with specially prepared hydrogenation catalyst, then alkene is obtained. Then alkene is obtained. आगे लिखो, reaction is further classified into two categories. Reaction is further classified into two categories. Reaction is further classified into two categories. Number one, synhydrogenation. Synhydrogenation. देखो synhydrogenation में क्या होता है? Syn का मतलब सेम साइड ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. तो अगर हम एल्काइन को कंसीडर करते हैं, एल्काइन है हमारे पास, इसका हम सिन हाइड्रोजनेशन करा रहे हैं हाइड्रोजन के साथ, कैटलिस्ट हमने यूज किया, सिन एडिशन हुआ, और सिन एडिशन के थ्रू यहां पे ये प्रोडक्ट बनेगा. दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से अटैच होते हैं, सिन एडिशन हुआ, ये प्रोडक्ट बनेगा. अगर हम इस प्रोडक्ट को देखें तो ये सिस फॉर्म है, सिस फॉर्म ऑफ एल्कीन. सिन हाइड्रोजनेशन अगर हम कराएंगे तो सिन हाइड्रोजनेशन के थ्रू एल्कीन का सिस फॉर्म प्रोड्यूस होगा. तो अब देखो क्वेश्चन ये उठता है कि अगर हमें सिन हाइड्रोजनेशन कराना है तो सिन हाइड्रोजनेशन के लिए हम क्या क्या कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं. तो आप नोट करो, कैटलिस्ट यूज्ड for sin hydrogenation, catalyst used for sin hydrogenation are number one, Lindlas catalyst. लिंडलास कैटलिस्ट, ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट नेम है. लिंडलास कैटलिस्ट होता क्या है? लिंडलास कैटलिस्ट है बेटा पैलेडियम के साथ कैल्शियम कार्बोनेट को यूज करते हैं. ठीक है, पैलेडियम के साथ कैल्शियम कार्बोनेट को यूज करते हैं और बेरियम सल्फेट को यूज करते हैं. पैलेडियम के साथ कैल्शियम कार्बोनेट को यूज करते हैं या बेरियम सल्फेट को यूज करते हैं, और इसके साथ प्रेजेंट होता है लेड एसीटेट और सल्फर और क्विनोलीन. लिंडलास कैटलिस्ट को अगर हम कंसीडर करें तो इसमें क्या है? पैलेडियम है मेन कैटलिस्ट. ये कैटलिस्ट बेड को प्रिपेयर करने के लिए इनको यूज करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट और बेरियम सल्फेट. ये कैटलिस्ट बेड को प्रिपेयर करने के लिए यूज किए जाते हैं. लेड एसीटेट और सल्फर और क्विनोलीन, दे आर कॉल्ड कैटालिटिक पॉइजन्स. ये जो है ना बेटा, ये है कैटालिटिक पॉइजन्स. कैटालिटिक पॉइजन्स बेसिकली इनको यूज किया जाता है कैटलिस्ट की एक्टिविटी को रिड्यूस करने के लिए. यहां पे जो कैटलिस्ट हम यूज कर रहे हैं, इस कैटलिस्ट की एक्टिविटी को रिड्यूस करने के लिए कैटालिटिक पॉइजन्स को यूज किया जाता है. अगर आप पॉइजन्स को नहीं यूज करोगे तो क्या होगा? एल्काइन सीधे एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा.
हमें क्या बनाना है, हमें एल्काइन से एल्कीन बनाना है। तो एल्काइन से एल्कीन बनाने के लिए कैटलिस्ट की एक्टिविटी को रिड्यूस करना होता है, और कैटलिस्ट की एक्टिविटी को रिड्यूस करने के लिए पॉइजन्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, कैटलिटिक पॉइजन्स जो हम कंसीडर कर रहे हैं, they are used to reduce the activity of catalyst so that alkene is produced rather than alkene। तो ये हो गया लिंडलास कैटलिस्ट। दूसरा कैटलिस्ट जो हम सिन हाइड्रोजनेशन के लिए यूज करते हैं वो है P2 कैटलिस्ट। P2 कैटलिस्ट, P2 कैटलिस्ट होता है बेटा निकिल बोराइड। निकिल बोराइड को P2 कैटलिस्ट बोला जाता है, Na2B। मतलब पैलेडियम की पॉइजनिंग से लिंडलास कैटलिस्ट बनता है, निकिल की पॉइजनिंग से P2 कैटलिस्ट बनता है। ये भी एल्काइन को एल्कीन में कन्वर्ट कराता है। नंबर 3, एडम्स कैटलिस्ट। एडम्स कैटलिस्ट, एडम्स कैटलिस्ट बेसिकली प्लैटिनम की पॉइजनिंग से प्रोड्यूस होता है। प्लैटिनम की पॉइजनिंग से एडम्स कैटलिस्ट प्रोड्यूस होता है, PTO2। PTO2 को एडम्स कैटलिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो लिंडलास कैटलिस्ट पैलेडियम की पॉइजनिंग से प्रोड्यूस हुआ, P2 कैटलिस्ट निकिल की पॉइजनिंग से प्रोड्यूस हुआ, और एडम्स कैटलिस्ट प्लैटिनम की पॉइजनिंग से प्रोड्यूस हुआ। इसके अलावा एक रिएजेंट और हम कंसीडर करते हैं जो सिन हाइड्रोजनेशन के लिए यूज होता है, उसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन। बड़ा इंपॉर्टेंट नेम है, हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन। हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन, वैसे इसमें जो फेमस रिएक्शन है उसको हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से एल्कीन जो है वो एल्कोहल में कन्वर्ट होता है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से एल्कीन एल्कोहल में कन्वर्ट होता है। अगर एल्काइन है तो वो कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट होता है। बट हम यहाँ पे हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन की बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन से एल्काइन एल्कीन में कन्वर्ट होता है। तो इस रिएक्शन के 2 स्टेप हैं। पहले स्टेप में B2S6 डाइबोरेन और उसके साथ टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन को यूज करते हैं, और दूसरे स्टेप में हम इसको कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं। फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड हाइड्रोबोरेशन एंड सेकेंड स्टेप इज कॉल्ड रिडक्शन। फर्स्ट स्टेप इज हाइड्रोबोरेशन एंड सेकेंड स्टेप इज कॉल्ड रिडक्शन। इस तरीके से एल्काइन एल्कीन में कन्वर्ट होता है। तो मैंने आपको बताया कि जो पार्शियल हाइड्रोजनेशन है, पार्शियल हाइड्रोजनेशन के 2 केसेस है, सिन हाइड्रोजनेशन। सिन हाइड्रोजनेशन में क्या होता है, एल्काइन हमेशा सिस फॉर्म ऑफ एल्कीन में कन्वर्ट होता है। एल्काइन हमेशा सिस फॉर्म ऑफ एल्कीन को प्रोड्यूस करता है। अब सिन हाइड्रोजनेशन के लिए जो कैटलिस्ट हम यहाँ पे यूज करते हैं उसमें नंबर 1 है लिंडलास कैटलिस्ट, जो कि पैलेडियम की पॉइजनिंग से प्रोड्यूस होता है। नंबर 2 P2 कैटलिस्ट, जो कि निकिल की पॉइजनिंग से प्रोड्यूस होता है। नंबर 3 एडम्स कैटलिस्ट, जो कि प्लैटिनम की पॉइजनिंग से प्रोड्यूस होता है। उसके अलावा एक मेथड और है हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन, जिसमें पहले स्टेप में डाइबोरेन और टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन को यूज करते हैं, और दूसरे स्टेप में कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं, तो एल्काइन एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये तो बात हो गई बेटा सिन हाइड्रोजनेशन की। अब आप लिखो सेकेंड केस एंटी हाइड्रोजनेशन। एंटी हाइड्रोजनेशन, एंटी हाइड्रोजनेशन, एंटी हाइड्रोजनेशन। अब देखो एंटी हाइड्रोजनेशन में क्या होता है, एल्काइन को जब हम हाइड्रोजन के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो एंटी एडिशन होता है,
और एंटी एडिशन के थ्रू ट्रांसफॉर्म प्रोड्यूस होता है, ट्रांसफॉर्म प्रोड्यूस होता है। अब आप लिखो कैटलिस्ट यूज्ड फॉर एंटी हाइड्रोजनेशन आर, catalyst used for anti-hydrogenation are, catalyst used for anti-hydrogenation are, number 1 Wilkinson's catalyst। अभी आपने इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में नॉमेनक्लेचर में देखा था, विल्किंसंस कैटलिस्ट। विल्किंसंस कैटलिस्ट क्या होता है? ये कॉम्प्लेक्स है रोडियम का, कॉम्प्लेक्स ऑफ रोडियम। तो रोडियम यहां सेंट्रल एटम है, ये कॉम्प्लेक्स है RH Cl TH3P थ्राइस। लीगेंड के फॉर्म में यहां पे क्लोराइड आयन है और ट्राइफेनाइल फॉस्फीन। तो ये विल्किंसंस कैटलिस्ट है जो एंटी हाइड्रोजनेशन के लिए यूज होता है, विल्किंसंस कैटलिस्ट। एंड नंबर 2, यहां पे हम कंसिडर करते हैं बर्च रिडक्शन को। बर्च रिडक्शन, बर्च रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट नेम है। बर्च रिडक्शन में क्या है? हम एल्काइन को सोडियम के साथ लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं और लिथियम के साथ लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं। एल्काइन को सोडियम के साथ लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में और लिथियम के साथ लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं तो एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। इसका पूरा मैकेनिज्म मैं आपको बता चुका हूं फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट के साथ। बर्च रिडक्शन की कंप्लीट मैकेनिज्म मैंने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट के साथ डिस्कस किया है। तो आपको यहां पे ये याद रखना है कि कौन सा कैटलिस्ट क्या प्रोडक्ट बनाता है। अगर हमें सिस फॉर्म एल्कीन का प्रोड्यूस करना है तो सिस फॉर्म को प्रोड्यूस करने के लिए कौन सा कैटलिस्ट हम यूज करेंगे, और ट्रांसफॉर्म को प्रोड्यूस करने के लिए हम कौन सा कैटलिस्ट को यूज करेंगे। ठीक है? अगर आपको सिस फॉर्म प्रोड्यूस करना है तो लिंडलास कैटलिस्ट को यूज कर सकते हो, P2 कैटलिस्ट को यूज कर सकते हो, एडम्स कैटलिस्ट को यूज कर सकते हो और हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन को कंसीडर कर सकते हो। ठीक? अगर आपको ट्रांसफॉर्म एल्कीन का प्रोड्यूस करना है तो ट्रांसफॉर्म को प्रोड्यूस करने के लिए आप विल्किंसंस कैटलिस्ट को यूज कर सकते हो या आप बर्च रिडक्शन मेथड को यूज कर सकते हो। एल्कीन के प्रिपरेशन के लिए जो हम सेकेंड मेथड को कंसीडर करते हैं वो है कोल्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। कोल्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। कोल्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। इसका डिटेल लिखो बेटा।
लिखो व्हेन सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट, when sodium or potassium salt, when sodium or potassium salt of succinic acid, when sodium or potassium salt of succinic acid or its derivative, when sodium or potassium salt of succinic acid or its derivative is electrolyzed in its aqueous solution, is electrolyzed in its aqueous solution, is electrolyzed in its aqueous solution, then, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, when sodium or potassium salt of carboxylic acid, when sodium or potassium salt of succinic acid or its derivative is electrolyzed in its aqueous solution, then alkene is obtained at anode. Then alkene is obtained at anode by the evolution of CO2 gas. By the evolution of CO2 gas. तो देखो बेटा इसका डिटेल, अगर हम सक्सिनिक एसिड की बात करें तो ये यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, ये 4 हाइड्रोजन आ जाएंगे और यहाँ भी ये मेटल आयन हट करके हाइड्रोजन आ जाएगा, तो इसको सक्सिनिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैं सक्सिनिक एसिड या उसके डेरिवेटिव की बात कर रहा हूं, इसलिए यहाँ पे हम दूसरे ग्रुप भी कंसिडर कर सकते हैं। अब देखो इसको हम इलेक्ट्रोलाइज कर रहे हैं, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं एक्वस सॉल्यूशन में। अगर इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो क्या होगा, पहले यहाँ पे कार्बोक्सिलिक फ्री रेडिकल बन जाएगा इलेक्ट्रॉन लूज करके, और फिर उसके बाद यहाँ से CO2 गैस रिलीज हो जाएगी, यहाँ पे CO2 गैस रिलीज हो जाएगी, यहाँ पे फ्री रेडिकल और यहाँ पे फ्री रेडिकल बन जाएगा, और फिर इन फ्री रेडिकल की कपलिंग से इधर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो गई और मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हुआ, मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा, ये जो मेटल आयन है ये मेटल हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसके साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो ये वाला जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट तो आपको एनोड पे मिलेगा, ठीक है, और ये हाइड्रोजन गैस ये कैथोड पे मिलती है, और मेटल हाइड्रोक्साइड को अगर कंसीडर करें तो मेटल हाइड्रोक्साइड रेजिड्यू के फॉर्म में प्रोड्यूस होता है, मेटल हाइड्रोक्साइड रेजिड्यू के फॉर्म में प्रोड्यूस होगा। ये दोनों प्रोडक्ट एनोड पे और हाइड्रोजन गैस कैथोड पे। बाकी पूरी मैकेनिज्म मैं आपको पहले बता चुका हूं, तो अब और कुछ डिस्कस करने को है नहीं इसमें, ठीक है। इस मेथड की स्पेशलिटी ये है कि किसी भी एल्कीन को आप इस मेथड के थ्रू प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस बात को नोट कर लेना, ऑल एल्कीन्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय दिस मेथड, all alkenes can be produced by this method, चाहे वो टर्मिनल एल्कीन हो या नॉन टर्मिनल एल्कीन हो या सिमेट्रिकल एल्कीन हो या अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो, आप किसी भी एल्कीन को इस मेथड के थ्रू प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। जैसे अगर आपसे कोई बोले कि आपको प्रोपीन बनाना है, तो प्रोपीन बनाना है तो आप क्या करोगे, प्रोपीन बनाने के लिए आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे 4 ग्रुप है तो इनमें से एक जगह पे मिथाइल रख दो,
बाकी 3 जगह पे हाइड्रोजन, एक पोजीशन पे मिथाइल, बाकी 3 पोजीशन पे हाइड्रोजन, तो प्रोपीन बन जाएगा। अगर आपको ब्यूटूइन बनाना है, ठीक है, ब्यूटूइन बनाना है, तो ब्यूटूइन बनाना है तो क्या करोगे, यहां भी मिथाइल रख दो, यहां भी मिथाइल रख दो, इस पे मिथाइल और इस पे मिथाइल, और बाकी 2 पोजीशन पे हाइड्रोजन, तो ब्यूटूइन बन जाएगा। अगर आपको ब्यूट वन इन बनाना है, तो ब्यूट वन इन बनाने के लिए क्या करोगे, एक जगह पे इथाइल रख दो और बाकी 3 पोजीशन पे हाइड्रोजन, एक पोजीशन पे इथाइल और बाकी 3 पोजीशन पे हाइड्रोजन, तो ब्यूट वन इन बन जाएगा। तो आप इस तरीके से देखो तो किसी भी एल्कीन को प्रोड्यूस किया जा सकता है बाय कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। तो ये स्पेशल फीचर है कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड का। नेक्स्ट रिएक्शन एल्कीन के प्रिपरेशन के लिए, नोट करो, नेक्स्ट रिएक्शन लिखो, इपॉक्सी एलिमिनेशन। इपॉक्सी एलिमिनेशन इपॉक्सी एलिमिनेशन, इसका डिटेल लिखो बेटा, लिखो, व्हेन कार्बोनिल कंपाउंड, when carbonyl compound when carbonyl compound is treated with triphenyl phosphine, when carbonyl compound is treated with triphenyl phosphine, when carbonyl compound is treated with triphenyl phosphine, then oxaphosphetine, then oxaphosphetine, when carbonyl compound is treated with triphenyl phosphine, then oxaphosphetine, also called betaine, B-E-T-A-I-N-E, B-E-T-A-I-N-E, betaine is obtained, which is a four-membered ring, which is a four-membered ring, which is a four-membered ring, and therefore, which is a four-membered ring and therefore is unstable, which is a four-membered ring and therefore is unstable. देखो, which on heating to produce alkene, which on heating to produce alkene, एक मिनट बेटा, यहां पे गड़बड़ हो गई। कार्बोनिल कंपाउंड लिखा हो ना आपने, कार्बोनिल कंपाउंड की जगह पे आपको इपॉक्साइड लिखना चाहिए। मैं एक बार फिर से स्टेटमेंट को रिपीट कर देता हूं, बस एक छोटा सा चेंज होना है। आपने लिखा व्हेन कार्बोनिल कंपाउंड इज ट्रीटेड विथ ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, तो आपको लिखना है व्हेन इपॉक्साइड इज ट्रीटेड विथ ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। व्हेन इपॉक्साइड, कार्बोनिल कंपाउंड की जगह पे इपॉक्साइड लिख लो। When epoxide is treated with triphenyl phosphine, then oxaphosphetine, also called betaine, is obtained, which is unstable, which is a four-membered ring and therefore is unstable, which on heating to produce alkene.
तो अब जरा देखो रिएक्शन कैसे प्रोसीड करती है। जैसे हमारे पास एक इपॉक्साइड है, ये इपॉक्साइड है। अब इस इपॉक्साइड को क्या कर रहे हैं, इस इपॉक्साइड को ट्राइफिनाइल फॉस्फीन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। ट्राइफिनाइल फॉस्फीन के साथ इसको रिएक्ट करा रहे हैं। तो क्या होगा, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल यहां पे अटैक करेगा, और जब इसका अटैक होगा तो यहां पे रिंग जो है वो ओपन हो जाएगी। ट्राइफिनाइल फॉस्फीन का अटैक होता है और ये रिंग ओपन हो जाती है। ये जो अटैक यहां पे हो रहा है बेटा, ये SN2 अटैक होता है। ये ट्राइफिनाइल फॉस्फीन का जो अटैक हो रहा है वो SN2 अटैक है। इसका मतलब जैसे यहाँ पे 2 कार्बन है, इनमें से जो कार्बन लेस हिंडर्ड होगा उस पे हमेशा ट्राइफिनाइल फॉस्फीन अटैक करेगा। अब देखो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन का जब अटैक होगा तो उससे ये इंटरमीडिएट बन जाएगा। यहाँ फास्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। वैसे तो फास्फोरस का ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन फास्फोरस के पास डी ऑर्बिटल है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है वैलेंस शेल में। तो इस वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर को यूज करके इसके साथ एक बॉन्ड बना लेता। तो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ये जो कंपाउंड बना है इसी को ऑक्साफॉस्फेटीन बोलते हैं। ऑक्साफॉस्फेटीन और बिटेन। आप देख रहे हैं इसके अंदर 4 मेंबर्ड रिंग है। 4 मेंबर्ड रिंग होने की वजह से ये अनस्टेबल है, इस एंगुलर स्ट्रेन की वजह से। इट इज अनस्टेबल ड्यू टू एंगुलर स्ट्रेन। अब देखो क्या होगा, तो स्ट्रेन की वजह से ये अनस्टेबल है, इसलिए ये रिंग डिकम्पोज हो जाएगी, ये रिंग डिकम्पोज हो जाएगी। ठीक है, ये इस तरीके से ब्रेक हो जाती है, और रिंग के ब्रेक होने पे एल्कीन बन जाएगा। अब देखो ये वाला जो पार्ट है बेटा, ये एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा, और इधर नीचे ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड बन जाता है, PS3 P डबल बॉन्ड O, PS3 P डबल बॉन्ड O। ये है एल्कीन का फॉर्मेशन। इस रिएक्शन को इपॉक्सी एलिमिनेशन बोलते हैं। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड इपॉक्सी एलिमिनेशन। तो बेटा इसमें यहाँ पे सारे स्टेप्स आपको समझ में आ गए इपॉक्सी एलिमिनेशन के। इपॉक्सी एलिमिनेशन के सारे स्टेप्स आपको क्लियर हो गए। जैसे स्टेप्स इस रिएक्शन में ऑब्जर्व हो रहे हैं, इसी से मिलते जुलते स्टेप एक और रिएक्शन में ऑब्जर्व होते हैं, और वहां भी एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। तो अब आप लिखो नेक्स्ट रिएक्शन, विटेज रिएक्शन। विटेज रिएक्शन, WITTIG। विटेज रिएक्शन
लिखो बेटा इस रिएक्शन का डिटेल लिखो। व्हेन कार्बोनिल कंपाउंड is treated with when carbonyl compound is treated with Wittig reagent when carbonyl compound is treated with Wittig reagent also called phosphorus halide. When carbonyl compound is treated with Wittig reagent also called phosphorus halide, YLIDE, then oxaphosphatine is obtained. Then oxaphosphatine is obtained. Then oxaphosphatine is obtained, which undergo thermal decomposition, which undergo thermal decomposition, which undergo thermal decomposition to give alkene, which undergo thermal decomposition to give alkene. तो इस रिएक्शन में भी ये वाला प्रोडक्ट बनेगा ऑक्साफॉस्फेटेन। अब जरा देखो कैसे रिएक्शन प्रोसीड करती है और ये विटिज रिएजेंट कैसे फॉर्म होता है। पहले तो मैं आपको विटिज रिएजेंट को यूज करके सीधे रिएक्शन को कंप्लीट करो, फिर विटिज रिएजेंट का फॉर्मेशन आपको बताऊंगा। देखो हमारे पास विटिज रिएजेंट है, तो विटिज रिएजेंट का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। आप इसको ऐसे दिखाओ, यहां पे नेगेटिव चार्ज और फास्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, फास्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज। आप चाहो तो यहाँ पे इसको अनचार्ज फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो डबल बॉन्ड को यूज करके। तो ये विटिज रिएजेंट है, इसको हमने ट्रीट किया है कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, कार्बोनिल कंपाउंड के साथ ट्रीट किया। अब देखो होता क्या है, ये जो है एज अ न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करता है। ये कार्बन अपना लोन पेयर को यूज करके इस पे अटैक करेगा और यहां पे इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट ऑब्जर्व हो जाता है। इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट, इससे ये बन जाएगा बेटा। अब देखो इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ फास्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका फॉर्मेशन हो जाएगा और फिर ये ऑक्सीजन इसके साथ अटैच होकर के ऑक्साफॉस्फेटेन और आगे का प्रोडक्ट बना लेगा। अब बात आती है विटिज रिएजेंट को कैसे प्रोड्यूस करते हैं। लिखो ये नोट करने के बाद फिर लिखो
इसको नोट कर लिया? इसको नोट कर लिया बेटा? चलो नोट करो आगे। लिखो विटिज रिएजेंट is prepared, Witti's reagent is prepared by treating triphenylphosphine. Witti's reagent is prepared by treating triphenylphosphine with primary or secondary alkyl halide. Triphenylphosphine with primary or secondary alkyl halide. Triphenylphosphine with primary or secondary alkyl halide. Followed by treatment with a strong base such as sodamide or alkyl lithium. Followed by treatment with a strong base such as sodamide or alkyl lithium. तो देखो बेटा, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन को कंसिडर कर रहे हैं और इसके साथ हमारे पास है प्राइमरी और सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, मतलब कम से कम एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे जरूर होना चाहिए। अगर हाइड्रोजन है तो यह टर्सरी नहीं हो सकता, ठीक है? तो हम यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड को कंसिडर कर रहे हैं। अब देखो होगा क्या, ये SN2 अटैक करता है इस कार्बन के ऊपर, SN2 अटैक, तो इससे बन जाएगा फॉस्फोनियम सॉल्ट। ये फॉस्फोनियम सॉल्ट बन गया यहां पे, ठीक है, फॉस्फोनियम हैलाइड। अब हम क्या करते हैं, इस फॉस्फोनियम सॉल्ट को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ट्रीट करते हैं। मान लो एल्काइल लिथियम हमने यूज किया, तो क्या होगा, एल्काइल लिथियम को यूज करने पे ये कार्बन लिथियम बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड पेयर कार्बन को ट्रांसफर होगा, कार्बन आयन फॉर्म होगा और ये कार्बन आयन यहां से हाइड्रोजन रिमूव कर लेता है, मतलब एल्केन बन जाएगा बेटा, RH और लिथियम हैलाइड बन जाएगा। और क्या होगा, ये वाला जो बॉन्ड पेयर आप देख रहे हो, ये बॉन्ड पेयर यहां पे ट्रांसफर हो जाएगा डबल बॉन्ड के फॉर्म में, जिससे प्रोड्यूस हो जाता है PH3P डबल बॉन्ड C, PH3P डबल बॉन्ड C। ये है विटिज रिएजेंट। इसी का एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। ये इसी का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जिसको हमने अभी मैकेनिज्म में यूज किया था। तो इस तरीके से विटिज रिएजेंट को फॉर्म करते हैं और फिर विटिज रिएजेंट को कार्बोनिल कंपाउंड से ट्रीट करके प्रोडक्ट बनाते हैं।
अगर आप रिएक्शन का प्रोडक्ट को इजिली आइडेंटिफाई करना चाहते हो तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हो। जैसे ये क्रैम करने का एक तरीका है कि हमने विटिज रिएजेंट ले लिया, दिस इज विटिज रिएजेंट, ठीक है, और विटिज रिएजेंट को हमने रिएक्ट कराया कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, कार्बोनिल कंपाउंड के साथ। तो क्या होता है यहां पे, इसको हीट करने पे ये बन जाएगा बेटा, ठीक है, और ये दोनों कार्बन आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो विटिज रिएक्शन से रिलेटेड सारे फैक्ट समझ में आ गए। विटिज रिएक्शन का पूरा डिटेल क्लियर हो गया बेटा। अब ये रिएक्शन भी अगर आप देखोगे तो आगे कार्बोनिल कंपाउंड में आएगी, क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड यहाँ पे एज अ रिएक्टेंट यूज हो रहा है। तो कार्बोनिल कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी में भी ये रिएक्शन डिस्कस होती है। अभी आप एल्कीन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में इसको पढ़ रहे हो। अब आप लिखो एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। अब मैं पहले आपको पूरा एलिमिनेशन रिएक्शन का डिटेल बताऊंगा और फिर उसके बाद इसके जो एग्जांपल्स हैं एल्कीन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में जो एग्जांपल्स यूज होते हैं उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लिखो एलिमिनेशन रिएक्शन में, लिखो रिमूवल ऑफ टू ग्रुप, रिमूवल ऑफ टू ग्रुप फ्रॉम सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, removal of two group from substrate molecule, removal of two group from substrate molecule is termed as elimination reaction. Removal of two group from substrate molecule is termed as elimination reaction. आगे लिखो बेटा, depending upon relative position, depending upon relative position of leaving group, depending upon relative position of leaving group, depending upon relative position of leaving group, elimination reaction are classified, elimination reaction are classified into following categories. Depending upon relative position of leaving group, elimination reaction are classified into following categories. Elimination reaction are classified into following categories. तो अब जरा देखो कौन कौन सी कैटेगरी है। नंबर वन elimination, that is alpha elimination. one elimination, that is alpha elimination. ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन है, इसका डिटेल लिखो। लिखो if both leaving group are present, if both leaving group are present
on same atom, if both living group are present on same atom, if both living group are present on same atom, then reaction is termed as alpha elimination. Then reaction is termed as alpha elimination. If both living group are present on same atom, then reaction is termed as alpha elimination. आगे लिखो बेटा अल्फा एलिमिनेशन के डिटेल में. ड्यूरिंग अल्फा एलिमिनेशन, ड्यूरिंग अल्फा एलिमिनेशन, ड्यूरिंग अल्फा एलिमिनेशन, कार्बीन और नाइट्रीन, ड्यूरिंग अल्फा एलिमिनेशन कार्बीन और नाइट्रीन रिएक्शन इंटरमीडिएट्स आर ऑलवेज प्रोड्यूस्ड. ड्यूरिंग अल्फा एलिमिनेशन कार्बीन और नाइट्रीन रिएक्शन इंटरमीडिएट्स आर ऑलवेज प्रोड्यूस्ड. एक और बात यहां पे लिखो, अल्फा एलिमिनेशन इज ऑलवेज एंडोथर्मिक. अल्फा एलिमिनेशन इज ऑलवेज एंडोथर्मिक. अल्फा एलिमिनेशन इज ऑलवेज एंडोथर्मिक. ठीक है, तो अब जरा देखो, मान लो ये एक सब्सट्रेट मॉलिक्यूल है. ठीक है, यहां पे एटम ए के ऊपर दो लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोफ्यूज एंड न्यूक्लियोफ्यूज. इलेक्ट्रोफ्यूज एंड न्यूक्लियोफ्यूज. अब क्या हो रहा है, बोला इसको जब हम हीट करते हैं तो हीट करने पे क्या होता है, इलेक्ट्रोफ्यूज विदाउट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर रिमूव हो जाता है. मतलब ये अपना बॉन्ड पेयर छोड़ के चला जाता है. जब हम इसको हीट करते हैं तो जो इलेक्ट्रोफ्यूज है, इलेक्ट्रोफ्यूज अपना बॉन्ड पेयर को छोड़ करके रिमूव हो जाता है. और ये जो न्यूक्लियोफ्यूज है ये इस बॉन्ड पेयर के साथ रिमूव होता है. तो ये विदाउट बॉन्ड पेयर रिमूव हो रहा है और ये विथ बॉन्ड पेयर रिमूव हो रहा है. तो इस तरीके से अगर आप देखो तो ए के ऊपर क्या होगा, दो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे. कौन से नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ए और ई के बीच में जो बॉन्ड पेयर था वो अब ए पे प्रेजेंट होगा. तो ए के ऊपर दो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, और इसके साथ क्या बना, ई पॉजिटिव और क्या बना, एन यू नेगेटिव. तो ये है इलेक्ट्रोफ्यूज और ये है न्यूक्लियोफ्यूज. अब यहां पे आप देखो, अगर ए एटम कार्बन है, अगर ए एटम कार्बन है तो इसको कार्बीन बोलेंगे, और अगर ए एटम नाइट्रोजन है तो इसको नाइट्रीन बोलेंगे. अगर ए एटम कार्बन है तो इसको कार्बीन बोलेंगे, और अगर ए एटम नाइट्रोजन है तो इसको नाइट्रीन बोलेंगे. तो आपने ऐसे कई सारी रिएक्शन को कार्बीन और नाइट्रीन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में देखा है. तो ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन है एलिमिनेशन का, जिसको हम बोलते हैं 1-1 एलिमिनेशन और अल्फा एलिमिनेशन. सेकंड क्लासिफिकेशन लिखो, नंबर 2. सेकंड क्लासिफिकेशन लिखो, 1-2 elimination. 1-2 elimination, that is beta elimination. One two elimination, that is beta elimination. इसका डिटेल लिखो. लिखो, if both living groups are present, if both living group are present on adjacent atom,
if both leaving group are present on adjacent atom, if both leaving group are present on adjacent atom, then reaction is termed as beta elimination. Then reaction is termed as beta elimination. आगे लिखो बेटा, बीटा elimination always results in the formation of a pi bond. Beta elimination always results in the formation of a pi bond. Therefore this mechanism is used. Therefore this mechanism is used for the preparation of alkene and alkyne. तो यहाँ पे हम जो एल्कीन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे वो सब बीटा एलिमिनेशन के एग्जांपल होंगे. Therefore this mechanism is used for the preparation of alkene and alkyne. तो अब जरा देखो, मान लो ये एक सबस्ट्रेट है, ये एक लिविंग ग्रुप है, दूसरा लिविंग ग्रुप ये है, दोनों लिविंग ग्रुप एडजेसेंट एटम पे प्रेजेंट है. अब इसमें क्या है, ये वाला जो लिविंग ग्रुप है ये विदाउट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर रिमूव हो जाता है इलेक्ट्रोफ्यूज के फॉर्म में. ये वाला जो बॉन्ड पेयर है बेटा वो यहां आ गया पाई बॉन्ड बन करके, और ये जो लिविंग ग्रुप है ये विथ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर रिमूव हो जाता है न्यूक्लियोफ्यूज के फॉर्म में. तो इस तरीके से अगर आप देखो, ए और बी के बीच में एक बॉन्ड और फॉर्म हो जाता है. अगर ये ए और बी एटम कार्बन है तो ये एल्कीन हो जाएगा, और अगर यहाँ पे एक पाई बॉन्ड पहले से प्रेजेंट है तो एक एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड फॉर्म होगा तो एल्काइन बन जाएगा. तो इस तरीके से आप एल्कीन या एल्काइन को प्रोड्यूस कर सकते हो इस मेथड के थ्रू. बाकी बीटा एलिमिनेशन भी हमेशा एंडोथर्मिक होता है, इस बात को लिख लो. बीटा एलिमिनेशन इज ऑलवेज एंडोथर्मिक. बीटा एलिमिनेशन इज ऑलवेज एंडोथर्मिक. और क्यों एंडोथर्मिक है इसको भी आप इफेक्टिवली समझ सकते हो, क्योंकि यहां पे हो क्या रहा है, एक सिग्मा बॉन्ड ये वाला, एक सिग्मा बॉन्ड ये वाला, दो सिग्मा बॉन्ड को हम ब्रेक कर रहे हैं और एक पाई बॉन्ड को फॉर्म कर रहे हैं. दो सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करके एक पाई बॉन्ड को फॉर्म किया जा रहा है, मतलब दो स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करके एक वीक पाई बॉन्ड को फॉर्म कर रहे हैं. इसलिए ये रिएक्शन हमेशा एंडोथर्मिक होगी. तीसरा क्लासिफिकेशन लिखो बेटा, नंबर 3, 1,3 elimination, that is gamma elimination. 1,3 elimination, that is gamma elimination. 1,3 elimination, that is gamma elimination. इसका डिटेल लिखो, if both living group are present, on alternate atom, if both living group are present on alternate atom, then gamma elimination takes place. आगे लिखो, this elimination always results
This elimination always results in the formation of three-membered ring. This elimination always results in the formation of three-membered ring and is always endothermic. इससे हमेशा थ्री मेंबर्ड रिंग बनेगी और ये हमेशा एंडोथर्मिक होगी। तो अब जैसे देखो, ये वाला जो ग्रुप है ये विदाउट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर रिमूव हो गया इलेक्ट्रोफ्यूज के फॉर्म में। ये जो बॉन्ड पेयर है ए और ई के बीच में, ए इस बॉन्ड पेयर को यूज करके सी से अटैच हो जाता है और ये वाला जो ग्रुप है वो विथ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर रिमूव हो गया। देखोगे तो थ्री मेंबर्ड रिंग बन जाती है। थ्री मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन होगा इलेक्ट्रोफ्यूज, न्यूक्लियोफ्यूज। ये 1,3 एलिमिनेशन और गामा एलिमिनेशन है। अब इसका लास्ट क्लासिफिकेशन लिखो। नंबर 4, 1n elimination, 1n elimination, that is delta or higher order elimination. यहाँ पे n वैल्यू अगर हम देखें बेटा, n जो है यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 होगा। n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। ठीक है, तो 1n एलिमिनेशन दैट इज डेल्टा और हायर ऑर्डर एलिमिनेशन, इसमें n वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 होगी। तो मैं अब इसका डेल्टा और हायर ऑर्डर एलिमिनेशन का जो डिटेल है उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। अगले वीक के लिए मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट वीक में 3 क्लास वो एल्कीन पे होगी और 2 क्लास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे। तो जो फर्स्ट 2 क्लास है मंडे और ट्यूसडे की क्लास, उसमें मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को डिस्कस करूंगा। देन वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे की क्लास जो है वो एल्कीन पे होगी। ओके बेटा।